नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, उगता हुआ सूर्य इस बात का प्रमाण है कि जीवन में कितना भी अंधेरा हो, रोशनी की एक किरण से मिट जाता है। सूर्य कितना बड़ा है, सबको प्रकाशमान करता है। आप भी अपने जीवन में प्रकाशमान होना चाहते हैं तो जीडीए क्लासेस से जुड़ना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा। आगे सब ओके। प्रकाश अपना टॉपिक चल रहा है और इसी के संदर्भ में आज हम टॉपिक लेंगे वो प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इंपॉर्टेंट है ये, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, TIR। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये लो भैया। उससे पहले एक सवाल पूछ लेते हैं आपसे। ये टॉपिक रहेगा आज का अपना, ठीक है, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे पहले हमने जाना वर्ण विक्षेपण, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट था। प्रकाश का अपवर्तन, वो भी इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रकाश के टॉपिक है वो सारे के सारे इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? TIR। ये लो देखो, आ गया सही। TIR बोलते हैं इसको, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है एग्जाम की दृष्टि से भी। चलो एक सवाल लेता हूं पहले। मायोपिया रोग में मायोपिया रोग को दूर करने के लिए, या फिर ऐसे लिख लो, मायोपिया रोग को दूर करने के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग करते हैं? किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? किस प्रकार के लेंस का उपयोग होता है? इसका आंसर क्या रहेगा, बताओ भैया। मायोपिया रोग को दूर करने में किस प्रकार के लेंस का उपयोग किया जाता है? आता है क्या? उत्तल लेंस जो मानव नेत्र में है, अवतल लेंस, इसके अलावा द्विफॉक्सी। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा दृष्टि दोष में से, जो प्रकाश का ही एक चैप्टर रहने वाला है। और एक रहेगा आपके बेलनाकार लेंस, सिलेंड्रिकल लेंस, बेलनाकार लेंस। कर दो आंसर। क्या सही जवाब है इसका? मायोपिया रोग, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये हो क्या, कौन सा रोग है। यानी ये आंखों से संबंधित रोग है, दृष्टि दोष है ये। आंख में विभिन्न प्रकार के दोष होते हैं, जैसे आपके दूर दृष्टि होता है, किसी व्यक्ति को दूर से दिखता है, पास से नहीं दिखता। कई ऐसे व्यक्ति होते हैं जिनको पास से दिखता है, दूर का नहीं दिखता। और कई ऐसे भी व्यक्ति है जिनमें ये दोनों ही दोष होते हैं, ठीक है। तो यहां तो ये पूछा गया है मायोपिया, और मायोपिया का अर्थ होता है निकट दृष्टि दोष। क्या होता है? निकट दृष्टि दोष। ये लो, अब ये सवाल आपसे पूछा गया, निकट दृष्टि दोष में किस प्रकार के लेंस का हम उपयोग करने वाले हैं। गजब का प्रश्न, इंपोर्टेंट है। अपना टॉपिक तो आज ये रहने वाला है। पहले इस प्रश्न का आप जवाब कर दें, बताओ। क्या करें आंसर इसका? गौरव ने आंसर दिया है अवतल लेंस। ये अवतल लेंस का सही है क्या? बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है। मायोपिया है ना, तो अवतल लेंस ही होगा, ठीक है, सही है। अवतल लेंस का प्रयोग निकट दृष्टि दोष के लिए किया जाता है। उत्तल लेंस का उपयोग है वो आपके हाइपरमेट्रोमिया मेट्रोपिया जो रोग होता है, दूर दृष्टि दोष, याद रखना ये दूर दृष्टि दोष में होता है। दूर दृष्टि दोष, आंख के दोष है ये सारे के सारे।
इसका उपयोग दूरदृष्टि दोष में किया जाता है, जिसको हम हाइपरमेट्रोपिया भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? हाइपरमेट्रोपिया। ये लो, ये हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि दोष है। और दूरदृष्टि दोष के लिए आप उत्तल लेंस का प्रयोग करते हैं। द्विफॉक्सी लेंस कब लगाते हैं? ये लगाते हैं जरा दृष्टि दोष में। अब बताओ जरा दृष्टि दोष क्या है? यानी ये कॉमन है, दोनों का पार्ट है, निकट भी है और दूर भी है। ऐसे व्यक्ति को ना तो निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और ना ही दूर रखी वस्तु स्पष्ट नजर आती है। तो ये दोनों प्रकार का दोष है। जरा दृष्टि दोष है, इसका मतलब इसमें बायोफोकल लेंस डालेंगे, द्विफॉक्सी लेंस का प्रयोग करेंगे इसमें जरा दृष्टि दोष में। और एक और है वो आपके सिलेंड्रिकल लेंस यानी बेलनाकार लेंस। इसका उपयोग कहां करते हैं? बताओ, इसका उपयोग कहां करते हैं? कहां करते हैं भैया इसको उपयोग? बताओ फटाफट, इसका आंसर करो। बेलनाकार लेंस का उपयोग कहां किया जाता है? नहीं पता? नेत्र की गोलाई, जो कॉर्निया होता है उसकी गोलाई में अनियमितता जब आ जाती है तो ऐसी स्थिति में आपको सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है। नेत्र में जो कॉर्निया होता है, नेत्रदान के समय कौन सा भाग दान में दिया जाता है? कॉर्निया। और उसकी गोलाई में यदि अनियमितता है तो हम सिलेंड्रिकल लेंस का प्रयोग करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट है। उत्तल लेंस दूरदृष्टि, निकट दृष्टि दोष, अवतल, और जरा दृष्टि दोष के लिए आप द्विफॉक्सी लेंस, इसमें अवतल और उत्तल दोनों प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है। अवतल कहां लगाते हैं, उत्तल कहां लगाते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए भैया। ठीक है, क्वेश्चन लेता हूं आगे इसको। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये आज हम पढ़ेंगे, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। दोस्तों, हाथों में यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां। दिख रही है ना ये? हाथों में यूं ही नहीं होती लकीरों के आगे उंगलियां, रब ने किस्मत से पहले जो मेहनत लिखी है। किस्मत और कनेक्शन मेहनत का दोनों का है, लेकिन किस्मत इतनी जरूरी नहीं होती सबका साथ दे, मेहनत जरूरी है। मेहनत जो करते हैं उन्हीं का साथ देती है किस्मत। समझे क्या? पूर्ण आंतरिक परिवर्तन, आधों की समझ में आया, आधों का आया नहीं। TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? अच्छा, ये एक ऐसी घटना है जिसमें कोई वस्तु आपको चमकीली नजर आती है, चमकती है। जैसे आपका ऑप्टिकल फाइबर इसी सिद्धांत पर कार्य करता है। गेस्ट्रोस्कोपी सिद्धांत पर कार्य करती है। ऑटोस्कोपी सिद्धांत पर आधारित है। ब्रोंकोस्कोपी इस पे आधारित। अब ये है क्या? चलो पढ़ लेते हैं क्या है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन हम किसको बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए दो घटनाएं आपको अवश्य याद करनी है। पहली घटना ध्यान में रखिएगा, माध्यम होना चाहिए। ये घटना पहले इंपॉर्टेंट रहेगी। माध्यम कैसा होना चाहिए? सघन से विरल। माध्यम कैसा होना चाहिए? सघन से विरल होना चाहिए। ये लो भैया, मैंने लिख दिया है। माध्यम कैसा होना चाहिए? सघन से विरल। पहली बात, इसका अर्थ क्या है वो अभी डायग्राम से देखने वाले हैं। माध्यम होना चाहिए सघन से विरल। कल भी हमने चर्चा की थी जब प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा था कि ये सघन माध्यम होता है, बड़ा मजबूत होता है, और विरल होता है वो थोड़ा कमजोर होता है। दूसरी घटना क्या हो सकती है इसमें? ये दोनों इंपॉर्टेंट तथ्य है पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। माध्यम आपसे पूछा जा सकता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो वहां ऑप्शन में आपके सामने ये आने वाले हैं, विरल से सघन, सघन से विरल, ऐसे करके। तो आपको ध्यान में रखना है कि माध्यम है वो सघन से विरल होना चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, आपतन कोण का मान। आपतन कोण कल आपने पढ़ा था ना, आपतन कोण का मान। अरे वो नहीं होगा। आपतन कोण का मान परावर्तन कोण के मान के बराबर नहीं होगा। ये इसमें नहीं है, ये तो आपके अपवर्तन में आपने पढ़ा था। यस, आपतन कोण का मान
एंगल जो आई होता है क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। क्या होगा? क्रांतिक कोण, जिसको हम बोलते हैं एंगल सी, से बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। ये दो घटना आपको ध्यान में रखनी होगी। यानी एंगल आई ये बड़ा होगा किससे? एंगल सी से। सीधी सी बात है, ठीक है। ये दो घटनाएं इंपॉर्टेंट रहेगी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन में। ये घटनाएं कई बार एग्जाम में पूछी जाती है। प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए आपतन कोण का मान होता है क्रांतिक कोण से बड़ा, क्रांतिक कोण से छोटा, क्रांतिक कोण के बराबर, या फिर ये सभी के सभी। तो वहां आपको ध्यान में रखना है ये एंगल आई जो होता है आपतन कोण, ये बड़ा होता है किससे? क्रांतिक कोण से। दोनों घटनाएं आपको ध्यान में रखनी होगी। अब यदि समझ में नहीं आया तो इसको आप डायग्राम से समझे, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये लो देखो, ये एक मिरर है, ये लो भैया, इस पे हमने एक अभिलंब डाल दिया। ये अभिलंब है। क्या है ये? अभिलंब। अभी हमने एक बात बोली है, क्या बोली है ऑडियंट? ऑडियंट क्या बात बोली थी? इसमें जो माध्यम होगा वो सघन से विरल होगा। इसका मतलब ये सघन माध्यम है, सघन ही है ना ये, और ये क्या है? ये विरल है। अब मुझे एक बात बताओ, जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में आती है तो वो अभिलंब के पास आती है या अभिलंब से दूर हटती है? दूर हटती है, क्योंकि नीचे वाला माध्यम कमजोर है। अब जब नीचे वाला माध्यम कमजोर होता है तो ये दूर हटती है, और नीचे वाला माध्यम यदि मजबूत है तो प्रकाश की किरण इसके पास में आती है। ये आप सबको मालूम था। देखो, ये एक किरण है। कौन सी किरण है? आपतित किरण है। ये आपतित किरणें आ रही है, ठीक है। तो ये अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बन रहा है ना, ये कोण आई है। ये दो कोण आई है, इसका मतलब ये आपतन कोण है, और नीचे जो बनेगा वो अपवर्तन कोण है, ठीक है। यहां जो बनने वाला है अपवर्तन कोण है। अब बात ये थी कि जब प्रकाश की किरण इस माध्यम में यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में आएगी, हाँ क्या होगा? गोविंद क्या होगा? बोला था, हाँ। जब प्रकाश की किरण इस माध्यम से इस माध्यम में आएगी तो ये अभिलंब से दूर भागेगी, दूर दूरी हटेगी ना ये, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा। अब देखो, अब यहां से एक डायग्राम और बनाता हूं मैं। अब करौली का आंसर आने वाला, देखो क्या आंसर आएगा। ये वही बात है, ये सघन है, ये माध्यम सघन है, ये माध्यम विरल है। ये लो, इस बार मैंने क्या किया, इस बार मैंने इस कोण का मान बढ़ा दिया है, इसका मान बढ़ा दिया, देखो बढ़ा हुआ है ना। जैसे जैसे इस कोण का मान आप बढ़ाओगे, ये कोण आई है, इसका मान बढ़ाओगे, ये जो किरण है यहां से और दूर हटेगी। भैया यहां से इतनी दूर हट गई थी, अब ये और दूर हट जाएगी। कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो एक और देख लेता हूं, आपको याद करनी है बातें। ये लो, अब मैंने क्या किया, इस कोण का मान और बढ़ा दिया। ये लो, और बढ़ा दिया, बड़ा कर दिया इससे, तो ये प्रकाश की किरण और ज्यादा दूर हो जाएगी यहां से। अब इसी डायग्राम में मैं आपको बता देता हूं, अंत में एक ऐसी घटना होगी, एक निश्चित बिंदु पर या निश्चित आपतन कोण पर अपवर्तन कोण का मान यहां से 90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। अब देखो यहां से इसको और बढ़ा दिया, इस कोण का मान और ज्यादा बढ़ा दिया, ये कोण आई है। अभी शुरू में क्या लिखा था? शुरू में आपने यही तो लिखा है, कहां गया रे भैया? आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, लिखा है कि नहीं? इसका मतलब ये आपतन कोण ही तो है, ये देखो ये। अब क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए, ये तो छोटा हो गया। तो ये निश्चित बिंदु पर एक ऐसा माध्यम बनेगा जब इसका मान
90 डिग्री हो जाएगा। कितना हो गया ये? 90। आपको पता है ये 90 डिग्री का एंगल होता है, सबको पता है ना, आप मैथ पढ़ते हैं। तो ये 90 डिग्री का कोण बन गया है। अब अपवर्तन कोण का मान ज्यादा नहीं हो सकता, 90 डिग्री से ज्यादा होता नहीं है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? ऐसी स्थिति में ये होगा, देखो भैया, ऐसी स्थिति में क्या होगा, ये अंतिम घटना है, ध्यान में रखना आप, ये फिर अभिलंब है। अब क्या किया है हमने, जब आपतन कोण का मान बढ़ाया था, ये देखो, ये कोण बढ़ा दिया था ना, यहां से ये कोण आई था, तो निश्चित आपतन पर ये प्रकाश की किरण में अपवर्तन नहीं होगा। इतनी देर अपवर्तन हो रहा था, देखो यहां से दूर हट रही थी, अब इसमें अपवर्तन नहीं होने वाला, क्योंकि इसका मान है 90 डिग्री हो गया। और ये जो एंगल 90 डिग्री का बना है, ये 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, इसी कोण को क्या बोल देते हैं? इसी कोण को क्रांतिक कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रांतिक कोण। एक निश्चित बिंदु पर जब अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है तो उसको क्रांतिक कोण बोला जाता है। और ये आपने घटना पढ़ी है कि कोण आई बड़ा होगा कोण सी से, आपतन कोण क्रांतिक कोण से बड़ा होगा। प्रश्न क्या बनेंगे? प्रश्न तो दोनों वो मैंने पहले लिख दिए है, लेकिन आपको ये ध्यान में रखना है। अच्छा, अब क्या होगा? अब बात ये होगी कि ऐसी स्थिति में ये जो प्रकाश का किरण है, ये इस माध्यम में नहीं जाकर परावर्तन के नियम के अकॉर्डिंग, परावर्तन के नियम के अनुसार इसी माध्यम में क्या हो जाती है? परावर्तित हो जाती है। ठीक है। अब यहां अपवर्तन का नियम लागू नहीं होगा, यहां परावर्तन का नियम लागू होगा। कैसे? ये ऐसे जब इसका मान बढ़ा दिया ना, तो ये अब क्या होगा, इसमें अपवर्तन नहीं होगा, ये परावर्तन के नियम के अनुसार वापस उसी माध्यम में चली जाएगी। तो ये सघन था और ये विरल था। इसका अर्थ क्या हुआ? ये एक डायग्राम से आप समझ सकते थे, मैंने अलग अलग बनाए हैं। ऐसा होगा जब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर लाते हैं। ठीक है, यानी इसका मान आप बढ़ाते जाओगे, ये मान बढ़ रहा है, इसका मान यदि आप बढ़ा रहे हैं तो इसका कम हो रहा है, ये लास्ट में 90 डिग्री के कोण पर पहुंच जाती है। अब इसके बाद में इसमें अपवर्तन होगा नहीं। जब अपवर्तन नहीं होगा तो यहां परावर्तन का नियम लागू होगा, और परावर्तन का नियम यह कहता है जब प्रकाश की किरण किसी माध्यम में आती है, सघन माध्यम में आती है, तो वो दर्पण से टकराने के बाद वापस उसी माध्यम में चली जाती है, उसी माध्यम में। अब देखो इस माध्यम में नहीं आई है, इस माध्यम में आ गई है। और इसी घटना को क्या कहते हैं? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। अब मैं लिख दूं, चलो लिख लो। घटना आपको याद हो गई। दो घटनाएं हैं, कोण आई बड़ा होना चाहिए कोण सी से, यानी आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से बड़ा होना चाहिए। और पहली घटना थी माध्यम है वो सघन से विरल की ओर होना चाहिए। चलो एक बात लिख देता हूं मैं पूरी, लिखो। पूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये कहीं नया आया है ना, ये लो भैया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, यही था, सघन माध्यम से किस में जा रही है? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, विरल माध्यम में, सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जब हम आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, जब आपतन कोण का मान बढ़ाते हैं, तो निश्चित बिंदु पर, निश्चित बिंदु पर या निश्चित आपतन कोण पर क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाता है? 90 डिग्री। क्रांतिक कोण का मान क्या हो जाता है? क्रांतिक कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, 90 डिग्री हो जाता है। जिसको ये याद नहीं होगा वो डायग्राम से देख लेना। 90 डिग्री हो जाता है। फल स्वरूप, पूरी बात लिख दी है मैंने, फल स्वरूप परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से
प्रकाश किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है, पुनः उसी माध्यम में। उसी माध्यम का मतलब क्या था, बताओ भैया? सघन माध्यम में लौट जाती। ये लो, इतनी बड़ी है। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं? इस घटना को TIR बोला जाता है, TIR। बोलो, डायग्राम सही था, सरल था, ज्यादा हार्ड नहीं है। डायग्राम से आप समझने का प्रयास करें कि जब प्रकाश की किरण को सघन माध्यम से विरल माध्यम में लाते हैं तो एक निश्चित बिंदु पर क्रांतिक कोण का मान है वो बढ़ता नहीं है, 90 डिग्री से ज्यादा होता नहीं है। अपवर्तन है वो 90 डिग्री के बाद में नहीं होता। ऐसी स्थिति में जब प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में लौट जाती है तो इस घटना को हम क्या बोलते हैं? इस घटना को आप पूर्ण आंतरिक परावर्तन बोलेंगे। लेकिन दो घटना इंपॉर्टेंट है, माध्यम सघन से विरल होना चाहिए और कोण I का मान है वो कोण C से बड़ा होना चाहिए। इसका सीधा सा अर्थ यही है। इसका सीधा सा अर्थ क्या था? कोण I बड़ा होना चाहिए। किससे? किससे होना चाहिए? अरे इसका अर्थ यह है कि माध्यम है आपका वो क्या होना चाहिए? माध्यम सघन से विरल। माध्यम क्या होना चाहिए? सघन से विरल। और दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये थी कोण I बड़ा होता है कोण C से। बस ये दो घटनाएं और इसी का ये इसी का विकसित रूप है। और क्या इसमें? इसी को पूरा डिटेल से मैंने लिख दिया, बाकी यही है शॉर्ट में। माध्यम सघन से विरल, कोण I बड़ा होगा कोण C से। ये दो घटना आप जरूर ध्यान में रख लेना। हो गया? क्या प्रश्न बने एग्जाम में? आपके लिए तो महत्वपूर्ण यही बात होती है कि एग्जाम में प्रश्न क्या बनेंगे। एग्जाम की दृष्टि से ये दो बिंदु आप ध्यान में रखना। TIR में, पूर्ण आंतरिक परावर्तन में, यहीं से एग्जाम में सवाल बनेंगे। पहली बात तो ये। दूसरी बात, यहां से सवाल क्या बनने वाले हैं वो रहेंगे इस पर आधारित जो घटनाएं हैं वो क्या है। सवाल आपसे पूछा जाएगा कि कौन सी घटना किस पर आधारित होती है। यही तो प्रश्न आते हैं एग्जाम में, और ऐसा ही आएगा। ऊपर ले लें इसको। चलो देखो, घटनाएं आप नोट कीजिए। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं कौन कौन सी है? घटनाएं ये इंपॉर्टेंट रहने वाली। पहली बात, मृग तृष्णा। मृग तृष्णा कहने का मतलब हुआ मृग मरीचिका। क्या है ये? हाँ भैया, ये मृग मरीचिका क्या है? मृग मरीचिका किस पे डिपेंड करता है ये तो आपको ध्यान में रखना है। मृग मरीचिका ये TIR पर डिपेंड करती है। क्या है ये मृग मरीचिका? पता है क्या आपको? गर्मियों में अच्छा, रोड पे पानी नजर आता है, रेत के धोरे वो चमकीले नजर आते हैं, है? ठीक है भैया। तो ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटना है। ये RS की एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है और सरल है। कांच का चटका हुआ भाग, कांच का चटका हुआ भाग क्या होगा रे? चमकीला दिखाई देता है। हीरे का चमकना सा, बस ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, हीरे का चमकना। ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में सवाल बनता है। हीरा किसके कारण चमकता है? हीरा किसके कारण चमकीला नजर आता है आपको? हीरे की चमक किसके कारण होती है? हीरा चमकता है ना, हीरे का चमकना आपके पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। यह बड़ी इंपॉर्टेंट घटना है।
हीरा चमकीला होता है, हीरा चमकीले का मतलब चमकता है, वो आप देखते हैं तो चमकता हुआ नजर आएगा। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ये भी बात यहां नोट कर लेना, अलग से आएगी। हीरा, हीरा है जो डायमंड आपका होता है, हीरा, हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ये अलग से बात ध्यान में रखनी है। हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है। मानव शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा होता है? इनेमल। कहां पाया जाता है? दांत। और सवाल को ऐसा पूछा जाए, फिर इनेमल मत कर देना, ये सवाल क्या है? हीरा अब तक का ज्ञात सर्वाधिक कठोर पदार्थ है, ध्यान में रखना। आप इनेमल मत कर देना, इधर सबसे कठोर पदार्थ है ये। हीरा विद्युत का कुचालक है या सुचालक है? सुचालक है, कुचालक है, बस। और ग्रेफाइट सुचालक होता है। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं और गलत हो जाते हैं। और कोई घटना है क्या इसकी? यस, ये इंपॉर्टेंट है। ऑप्टिकल फाइबर, बिल्कुल सही आया। ऑप्टिकल फाइबर का मतलब हो गया प्रकाशिक तंतु। अब आपके सामने एक सवाल पूछा जा सकता है, प्रकाशिक तंतु किस सिद्धांत पर आधारित है? ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ये सारी घटनाएं इंपॉर्टेंट रहने वाली है, एग्जाम में बनती है ये। प्रकाशिक तंतु क्या होता है? प्रकाशिक तंतु बताओ गौरव, क्या होता है प्रकाशिक तंतु? यस, शरीर के आंतरिक भागों के निरीक्षण के लिए इसका प्रयोग करते हैं। विद्युत संकेत भेजने में, शरीर के अंदर विद्युत सिग्नल भेजने में इसका प्रयोग किया जाता है। ये एक नली है, ठीक है। इसका मतलब है ये शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में काम आता है। आप नोट करना चाहें तो कर लो आप भैया, प्रकाशिक तंतु क्या है, तो आप ध्यान में रखना, ये शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में काम आता है। शरीर के आंतरिक भागों के परीक्षण में। ओके, विद्युत सिग्नल भेजने में, शरीर के अंदर विद्युत के जो सिग्नल होते हैं वो अंदर भेजने में इसी का प्रयोग करते हैं, प्रकाशिक तंतु का। ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं इसको, ऑप्टिकल फाइबर। ये आपके TIR पर डिपेंड करता है, प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी की सारी घटनाएं एग्जाम में कभी भी प्रश्न आपके सामने आ सकता है। मृग तृष्णा किस पे आधारित है? मृग मरीचिका किस पे आधारित है? तो ये प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। कांच का चटका हुआ भाग आपको चमकीला दिखाई देगा, ये भी तो प्रकाश का। हीरे का चमकना, ये इंपॉर्टेंट है। हीरा किसके कारण चमकता है? किसके कारण? हीरे का अपवर्तनांक कितना होता है भैया, किसको मालूम है? 24 डिग्री होता है अपवर्तनांक। प्रकाशिक तंतु ये भी इस पे आधारित रहने वाला है। और कोई घटना है क्या यहां से? और है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित और कोई घटना होती है? ऑटोस्कोपी, आपके ब्रोंकोस्कोपी और गैस्ट्रोस्कोपी, ये तीनों ही इस पे आधारित है, ये भी ध्यान में रख लेना। इसका मतलब ये हुआ कि एक और घटना लिख देता हूं, इंडोस्कोपी। क्या है? इंडोस्कोपी। अब आपको यह भी ध्यान में रखना है कि इंडोस्कोपी भी प्रकाश के पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। अब इसका प्रयोग कहां करते हैं? शरीर के आंतरिक अंगों के निरीक्षण में इसका प्रयोग किया जाता है। और ये अलग अलग टाइप की है। 3 स्कोपी आपको ध्यान में रखना है यहां से। इसके टाइप भी मैं बता देता हूं कि इसके 3 टाइप आप ध्यान में रख सकते हैं। 3 टाइप ध्यान में रख लेना। एक तो आपको ध्यान में रखना है गैस्ट्रोस्कोपी। क्या? गैस्ट्रोस्कोपी। अरे ये शॉर्ट वर्ड होते हैं जो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। आपसे सवाल पूछा जाएगा, पेट में जो एसिडिटी है उसके परीक्षण के लिए किस प्रकार की स्कोपी का प्रयोग किया जाता है? तब आपका आंसर होगा गैस्ट्रोस्कोपी। आपसे सवाल किया जाएगा कान के परीक्षण के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो आपको बताना है ऑटोस्कोपी का। किसका करते हैं? ऑटोस्कोपी का। और एक आपके सामने आएगा श्वसन के लिए, तो किसका करते हैं? ब्रोंकोस्कोपी का। किसका? ब्रोंकोस्कोपी। ये फेफड़ों में श्वसन के लिए किया जाता है ब्रोंकोस्कोपी। ये श्वसन संबंधी आपके स्कोपी रहने वाली है। लिख दूं?
चलो लिख देता हूं। देखो, गैस्ट्रोस्कोपी नाम से पता चल रहा है ना, तो ये तो आपके पेट में होगा, ठीक है, पेट के परीक्षण के लिए हो गया, पेट का परीक्षण, पेट का टेस्ट हो गया आपके गैस्ट्रोस्कोपी में। कान का परीक्षण हो गया ये ओटोस्कोपी, कान का परीक्षण, कान का परीक्षण करना है ओटोस्कोपी काम में लेंगे। और श्वसन संबंधी है ना, श्वसन का परीक्षण यानी फेफड़ों का परीक्षण हो गया, फेफड़ों का परीक्षण, फेफड़ों का परीक्षण। कोई दिक्कत बोलो, है क्या? यहां तक यदि किसी के प्रॉब्लम है तो वो बताएं कि हमें ये समस्या आ रही है क्या बजरंग? भैया पेट के परीक्षण के लिए गैस्ट्रोस्कोपी काम में लेंगे, कान के परीक्षण के लिए ओटोस्कोपी काम में लेंगे, और श्वसन संबंधी जो फेफड़े है उसके परीक्षण के लिए हम आप क्या लेंगे काम में? ब्रोंकोस्कोपी। जीत लो वो लम्हा बीत जाने से पहले, क्योंकि लौट कर तो सिर्फ यादें आती है, वक्त नहीं। वक्त गुजर गया तो सिर्फ यादें ही आई। हम बैठते थे वहां, हमने पढ़ा नहीं, उस समय ऐसा कर लेते थे, ऐसा हो जाता है कि नहीं? अभी आपके सामने चल रही है क्लासें, ढंग से पढ़ो, तैयारी करो। हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। TIR टोटल रिफ्लेक्शन, जो इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा वो क्या है आपके समझ में आ गया? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके लिए माध्यम कितने होने चाहिए? बोलो। माध्यम सघन से विरल। और आपतन कोण जो होता है यानी आई कोण आई है वो किससे बड़ा होगा? क्रांति कोण से। और घटनाएं आप याद कर सकते हैं, कांच का चटका हुआ भाग, ठीक है, और इसके अलावा हीरे का चमकना, ये सारी की सारी घटनाएं इस पर आधारित रहेगी। चलो, इसकी बात कंप्लीट है। एक छोटा सा टॉपिक लेंगे, वो रहेगा आपका समतल दर्पण। क्या है? समतल दर्पण। समतल दर्पण क्या होता है? ये समतल दर्पण क्या होता है? समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब आपको कैसा दिखाई देता है? यदि प्रश्न आ गया एग्जाम में कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है, आंख में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है रे? आंख में आंख में यदि आपसे सवाल किया जाए कि आंख में जो प्रतिबिंब बनता है, आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है, बताओ कैसा बनता है? आंख में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आंख में वाव, क्या? वाव, वाव याद रहेगा, वाव। अब वाव का मतलब क्या है? वाव का मतलब यह है कि यहां से तो आएगा वास्तविक, ये वास्तविक बन गया, और ऊ से क्या आएगा? ओ से आएगा उल्टा। ये प्रतिबिंब कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो आंखों में बनने वाला प्रतिबिंब आपके वाव होता है, वाव, वास्तविक और उल्टा। अब ज्यादातर का या माइंड ये भी चला होगा, वहां ऑप्शन में आपके सामने होंगे वास्तविक सीधा, आभासी उल्टा, आभासी सीधा, वास्तविक उल्टा, ऐसे ऑप्शन आएंगे। तो आपको अधिक जानकारी के लिए मैं बता दूं कि वास्तविक के साथ में हमेशा उल्टा ही आता है। जहां ये शब्द मिलेगा ना वास्तविक, वहां उल्टा ही होगा, समझ गए? और जहां आभासी शब्द लिखा होगा उसके साथ में सीधा नाम आएगा। तो ये दो बातें आप माइंड में रखना कि वास्तविक जहां भी शब्द आपको दिखेगा साथ में उल्टा जरूर नजर आएगा। अब कई वास्तविक और सीधा मत कर देना, क्योंकि वास्तविक के साथ में सीधा होता नहीं है, आभासी के साथ में होता है सीधा। इधर देखते हैं समतल दर्पण। क्या है ये समतल दर्पण? बंकर में जो छुपे हुए सैनिक है,
बंकर, बंकर तो जानते हो, भारत और पाकिस्तान के युद्ध के समय ये घटना हुई थी बंकर में। ठीक है, कारगिल के युद्ध में हुआ था क्या ऐसा, 71 के। तो पाकिस्तान ने अटैक किया था रात्रि के समय इंडिया पे, तो उस समय भारत के पास सैनिक कम थे उस समय, उस स्थिति में, और पाकिस्तान वालों के पास ज्यादा थे। रात को अटैक, तो भारतीय सेना आपको पता है कितनी मजबूत है, दिमाग कितना है, तेज दिमाग है। उन्होंने अपने सारे के सारे टिफिन हैं वो जमीन के अंदर गाड़ दिए ऐसे। पाकिस्तान की सेना को ऐसा लगा कि इन्होंने तो यहां बम बम गाड़ दिए। जो होते हैं उनको, जो भी उनके पास थे उनको जमीन में ऐसे गाड़ दिए। तो पाकिस्तानी सेना को लगा कि यहां तो उन्होंने बम गाड़ दिए हैं, जैसे ही हम आगे जाएंगे तो ये फटेंगे और मरेंगे। ये दिमाग था इंडिया, जो भारतीय सेना है उसका तेज दिमाग होता है, क्योंकि रात्रि का समय था, उस समय स्थिति खराब हो सकती है। तो पाकिस्तान वालों ने धीरे 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 करके पीछा हटना स्वीकार कर लिया, और किसी को ऐसा लगा कि चेक कर लेते हैं। अब जब वो चेक करने लगे उतने में समय गुजर गया, और इतने में इंडिया की जो भारतीय सेना है वो वापस, जो बाकी थे वो लोग वहां पहुंच गए। इतना दिमाग है। जब पहुंच गए तो आपको पता है पाकिस्तान की सेना का क्या हाल हुआ था, उनको वहां से छोड़ के भागना पड़ा और कई लोग वहां मारे गए थे, आपको पता है ना। ये अभी भी वहां टैंक मौजूद है, वो देख के आए तो आप देख लेना। समतल दर्पण में क्या है, समतल दर्पण में बंकर में जो सैनिक छुपे हुए होते हैं, ये 45 डिग्री के एंगल पे, अरे एक इसमें ऐसा होता है कि बना हुआ होता है छोटा सा, उसमें 45 डिग्री के कोण से सैनिक है उसके अंदर घुस घुस के देखते हैं। तीन उसमें आपके लगभग 3 खिड़कियां होगी, ऐसी स्थिति होगी भैया, ऐसी स्थिति होगी, समझ रहे हैं क्या आप। ये लो, अब एक सैनिक यहां अपने इधर, आप क्या कहते हैं उसको, लुका छुपी का खेल, आप समझते हैं लुका छुपी का खेल, वही है, सेम कंडीशन। अब यहां सैनिक खड़ा है, ये सैनिक खड़ा यहां से इस आंख से देख रहा है इधर जमीन की गतिविधियां, छुप छुप के ऐसे। तो जमीन पे जो गतिविधियां हो रही है युद्ध वाली, सामने वाली जो वो है सेना, जमीन पे उसकी जो गतिविधियां हैं वो क्या हरकत कर रहे हैं उसको देखने के लिए बंकर में छुप के सैनिक यहां से 45 डिग्री के एंगल से आप देखते हैं, उसको पेरिस्कोप बोला जाता है। क्या बोला जाता है, पेरिस्कोप। और एक होता है आपके कैलेडियोस्कोप, एक पेरिस्कोप होता है, और तीसरा होता है आईना, जिसको हम दर्पण कहते हैं, कांच में देख के गोली को लगाना है। आज इधर लगा, इधर आदमी उस कांच में देख के ऐसे गोली को, वो तीसरा हो गया। तो ये समतल दर्पण होते हैं सारे के सारे, पेरिस्कोप हो गया, कैलिडियोस्कोप हो गया, और एक आईना हो गया। तीनों ही किस पे आधारित है, तो ये तीनों ही समतल दर्पण पर आधारित है। समतल दर्पण का उपयोग इसमें किया जाता है। अब देखो क्या होता है ये समतल दर्पण, इसमें कुछ बातें आपको ध्यान में रखनी है। समतल दर्पण में पहला तो ये लिख लो कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है। एक ये आपके आभासी, सीधा और वस्तु के बराबर होता है, ये ध्यान में रखना, इंपॉर्टेंट बात है। ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं जो एग्जाम में आ जाती है। आभासी, आभासी एक होगा सीधा, और एक होगा वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर, वस्तु के क्या होगा, ये बराबर होगा, वस्तु के बराबर। ये लो, ये इंपॉर्टेंट बात है। आपसे सवाल किया जाए कि समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा दिखाई देता है, तो ये समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब है, ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब जानते हो ना आप, प्रतिबिंब किसको कहते हैं, जैसे गोविंद खड़ा है उसकी जो छाया बन रही है ना, शैडो, उसको बोलते हैं प्रतिबिंब। तो समतल दर्पण में वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो आभासी बनता है, सीधा बनता है, और वस्तु के बराबर बनता है। तो यहां से 2-3 तथ्य आपके सामने मैं रख देता हूं, जहां से एग्जाम सीधे सीधे एग्जाम में वो सवाल बनते हैं। देखो, ये मिरर है, दर्पण है ये। अब मुझे ये बताओ, समतल दर्पण में यदि कोई व्यक्ति V चाल से चल रहा है, ये मान लीजिए ये व्यक्ति है,
ये इस दर्पण की ओर v चाल से चल रहा है, यानी ये v वेग से चल रहा है। कौन सी गति से चल रहा है? v चाल से। तो सामने से जो दर्पण लगा हुआ है, इस दर्पण में ये व्यक्ति आपको 2v चाल से चलता हुआ प्रतीत होगा। समझ गए? यदि कोई व्यक्ति जा रहा है समतल दर्पण के सामने, कोई उसकी चाल v है, तो वो सामने से आपको 2v चाल से चलता हुआ नजर आएगा, यानी इसका डबल है। पहली बात समझ में आई? मैं लिख देता हूं, समतल दर्पण में लिख लो, यदि कोई व्यक्ति समतल दर्पण की ओर v वेग से चल रहा है, v वेग से चल रहा है, तो सामने से 2v चाल से चलता हुआ प्रतीत होता है, चलता हुआ प्रतीत होता है। ये लो, पहली घटना है। अब याद जिसको नहीं है तो वो ध्यान में रख लेना कि उसका डबल होगा। समझ में आ गया? डबल होने वाला है। अब दूसरा स्टेटमेंट यहां से ये निकल के आता है, समतल दर्पण में आप अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाहते हैं, पूरा देखना चाहते हैं। समतल दर्पण सामने लगा हुआ है और उसमें आप अपना प्रतिबिंब पूरा देखना चाहते हैं। भैया ये दर्पण है, अब इसमें आप अपनी ये जो प्रतिबिंब है इसको पूरा देखना चाहते हैं, तब क्या करना होगा? दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से आधी करनी पड़ेगी, तब पूरा प्रतिबिंब बनेगा। समतल दर्पण में, नोट कर लो इस बात को, समतल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब, क्या लिखा है? वस्तु का प्रतिबिंब पूर्ण देखने के लिए दर्पण की लंबाई क्या होगी रे? दर्पण की लंबाई वस्तु की लंबाई से क्या होगी? वस्तु की लंबाई से आधी होनी चाहिए। दो बातें ध्यान में रखना, आधी होनी चाहिए। और बाकी जो इसमें क्वेश्चन बनेंगे वो हम कल की क्लास में जानने वाले हैं। बाकी जो सवाल बनने वाले हैं, क्या सवाल, यहां से इंपोर्टेंट आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी बनेंगे, न्यूमेरिकल सवाल, गणितीय प्रश्न यहां से बनने वाले। आपसे पूछा जाएगा, दो समतल दर्पण के बीच में यदि 90 डिग्री का कोण है तो आप प्रतिबिंब की संख्या कितनी बनाओगे? आपसे सवाल किया जाएगा, यदि दो समतल दर्पण के बीच में 30 डिग्री का कोण है तो प्रतिबिंब की संख्या क्या होगी? ऐसे सवाल एग्जाम में आपके सामने आते हैं। तो आप इसका फॉर्मूला लिख लें, और न्यूमेरिकल जो प्रश्न होंगे वो कल की क्लास में जानने वाले हैं। यहां से आप ध्यान में रखिएगा, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या निकालना चाहते हैं आप। समतल दर्पण में प्रतिबिंब की संख्या ज्ञात करने के लिए क्या करोगे रे? समतल दर्पण में यदि आप प्रतिबिंब की संख्या निकाल रहे हैं, याद करना, ये एग्जाम की दृष्टि से अति इंपॉर्टेंट प्रश्न बनते हैं ये। कारण, पिछले आर्मी के पेपर में न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछे गए थे ओम के नियम से, पता है ना आपको? ओम का जो नियम है वहां से आपको घुमा फिरा के वहीं से सवाल दिए जा रहे थे। और एक जो प्रश्न आपके न्यूमेरिकल बना था वो आपके वेग वाले चैप्टर त्वरण से बना था। दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन प्रत्येक शिफ्ट में पूछे जा रहे थे। एक तो ओम के नियम पर आधारित था बार बार, और दूसरा आपके गति वाले नियम से, वहां जो वेग और त्वरण होते हैं वहां से सवाल आपके सामने आए थे। तो कोई जरूरी नहीं है वहीं से आए, यहां से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि प्रतिबिंब की संख्या कैसे निकालते हैं जब दर्पण आपके समतल हो, प्लेन मिरर हो, कैसे निकालते हैं? समतल दर्पण में यदि आप प्रतिबिंब की संख्या निकालना चाहते हैं तो ध्यान में रखिएगा, जो सूत्र लगेगा वो लगेगा आपके 360 बटे थीटा और -1।
ये फॉर्मूला आपको काम में लेना है, 360 अपॉन थीटा माइनस 1। ये कल की क्लास में हम सवाल भी करेंगे, यहां से न्यूमेरिकल जो प्रश्न है ना, गणितीय प्रश्न यहां से निकालेंगे, इसलिए आपको यह सूत्र ध्यान में रखना है। यदि संख्या पूर्णांक में नहीं है, यदि संख्या पूर्णांक में नहीं है, नोट नोट डालता हूं मैं इधर, यदि संख्या पूर्णांक में नहीं है, ध्यान में रखिएगा, यदि संख्या पूर्णांक में नहीं है। पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? अरे पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? पूरे अंकों में नहीं है। जैसे, अरे वाह, कोई दशमलव में संख्या आ रही है 1.2, 2.3, ऐसे 7.2, 6.8 है ना। ये यदि संख्या पूर्णांक में नहीं है तो आगे वाला अंक आपको मानना है, आगे वाला अंक मानना है। समझ गए? अब 7.2 है, इसका मतलब 8 होगा। 4.6 इसका मतलब 5 होगा। 3.2 है, इसका मतलब 4 होगा। आप समझ गए? तो ये सारी बातें आपके सामने हैं, और यहां से जो न्यूमेरिकल प्रश्न बनेंगे वो हम कल की क्लास में करेंगे। क्या? कल की क्लास में करने वाला। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।